दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में मेजर प्लेयर चाइना। लेकिन हम चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप शायद जानते नहीं हैं कि चाइना सीक्रेटली एक वॉर की तैयारी कर रहा है और वो 4 साल में इंग्लैंड की पूरी रॉयल नेवी अपनी नेवी में ऐड कर रहा है। और अमेरिका भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है, जहां वो अपने मिलिट्री बेस अपग्रेड कर रहा है और जिसे वो कहता है फर्स्ट आइलैंड चेन ऑफ डिफेंस। दोस्तों, ये चेन जापान से ताइवान तक रन करती है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया के देशों में घमासान वॉर चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा और अब शायद ईरान और इजराइल। और इसी सिचुएशन से लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, क्योंकि पहले 2 वॉर्स भी ऐसे ही छोटे छोटे वॉर्स से शुरू हुए थे। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वॉर की तैयारी तो सारे मेजर देश कर रहे हैं। सब देश अपने हथियार जमा कर रहे हैं, उन्हें मॉडर्नाइज कर रहे हैं और अलायंसेस बना रहे हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रशिया चाइना, चाइना पाकिस्तान, चाइना ईरान, ईरान रशिया। वहीं दूसरी ओर यूएस लेड AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, क्वाड, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नेटो। वहीं इंडिया ने भी अपना डिफेंस बजट काफी बढ़ाया है और एक्टिवली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेपरेशंस इस वॉर के लिए कौन कर रहा है? चाइना। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे चाइना वॉर की तैयारी कर रहा है एंड आर वी एंटरिंग इनटू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। चाइनाज मिलिट्री बिल्डअप। पिछले कुछ सालों से चाइना अपनी आर्म फोर्सेस का रैपिड मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन कर रहा है और इसके लिए उसने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ाई है और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल पावर एंड एयर पावर को स्पेशल फोकस दिया है। और चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, चाहे वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हो या आए दिन पड़ोसी देशों को बुली कर। चाहे वो पैसिफिक ओशन में जापान हो, साउथ चाइना सी में फिलीपींस हो या LAC पे इंडिया। चाइना को लगता है कि उसका एज अ ग्लोबल पावर अब टाइम आ गया है और वो जो मन में आए वो कर सकता है और उसे पता है कि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। तो इसी वजह से वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। चाइना स्टॉक पाइलिंग ऑफ गोल्ड। पिछले 16 महीनों में चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड का सबसे बड़ा परचेजर बना और अपने रिजर्व्स में रफली 225 टन सोना ऐड किया। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड इकट्ठा करने से वॉर का क्या कनेक्शन है। इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहले तो चाइना US डॉलर, जो कि एक रिजर्व करेंसी है, उस पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहता है और अगर इन नियर फ्यूचर वो ताइवान पे अटैक करता है तो गोल्ड का रिजर्व उसे US सैंक्शन से बचने में हेल्प करेगा। लेकिन ये चाइना इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि वो आज अमेरिका से पंगे लेना चाह रहा है? देखा जाए तो चाइना की इकोनॉमी और आर्मी हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो काफी बैकवर्ड कंट्री थी। ज्यादा समझने के लिए थोड़ा पास्ट में चलते। दरअसल चाइना का पास्ट काफी डार्क और वायलेंस से भरा हुआ है, with the country facing massive oppression by Japanese invasion since 1930s। फिर 1940s में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच चाइना की सत्ता की पावर स्ट्रगल को लेकर सिविल वॉर शुरू हो गया और फाइनली कम्युनिस्ट की जीत के बाद 1949 में एस्टैब्लिश होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट ताइवान के आइलैंड पर एस्केप करते हैं, जहां वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। फिर माओ का काफी क्रूअल रूल चाइना में शुरू हुआ। फिर 1960s में अपनी पावर को बढ़ाने और कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए माओ ने पूरे देश में कल्चरल रेवोल्यूशन करवाया। दरअसल ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो 1966 से 1976 तक चली। इसका एम था किसी भी हालात में चाइनीज कम्युनिज्म को प्रिजर्व करना और इसी वजह से चाइनीज सोसाइटी में बचे हुए कैपिटलिस्ट और उसके ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को जबरदस्ती हटाया गया और कम्युनिस्ट पार्टी में माओइस्ट ऑर्थोडॉक्सी इंपोज करी गई। इस मूवमेंट ने चाइना की पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी को पैरालाइज कर दिया
और इस ड्यूरेशन में 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। और फिर माओ के बाद डेंग सियाओपिंग ने चाइना की कमान संभाली और 1970s में उसे क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनाया। और फिर स्टार्ट हुआ दौर चाइना में इन्वेस्टमेंट्स का। चीप लैंड एंड लेबर होने के कारण दुनिया भर की कंपनीज ने यहां अपने मैन्युफैक्चर यूनिट्स लगाए और देखते ही देखते चाइना इन 40 सालों में इंडस्ट्रियलाइज हो गया और आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और अगर हम हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट से देखें तो चाइना ने पहले भी कई देशों की टेरिटरीज पे कब्जा किया है या फिर उस पे अपना हक जमाया है, जैसे 1950 में तिब्बत पे कब्जा करना, 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान और 1947 में इनर मंगोलिया को चाइना में मर्ज करना। और यही नहीं बल्कि वो आज भी कुछ टेरिटरीज जैसे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। बस इतना ही नहीं, इस लिस्ट में और कुछ रशियन टेरिटरी भी है। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल नो डैश लाइन क्रिएट करना और उसी एरिया में आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड्स बनाना। तो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? इज चाइना रियली प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है टू डाइवर्ट वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स चाइना एंड टेक देम सीरियसली? बट क्या आज के न्यूक्लियर एज में वॉर पॉसिबल है? क्या ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन नहीं है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी लीथल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चाइना वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करेगा और क्या अमेरिका उसे रोक पाएगा? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सुधांशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।